नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में वर्ष 2015 में जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था उसी पेपर का दोस्तों मैं आज रिव्यू करूंगा और साथ ही इसका दोस्तों जितना हो सकेगा मैं सोल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। और दोस्तों ये वीडियो ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो ना तो हो सकता है आपके एग्जाम में जो इस प्रश्न पत्र के जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आ जाए, तो पूरा देखिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर खंड का लिखा हुआ है, यानी खंड का जो प्रश्न है क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक, तो दोस्तों इसका पहला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या है, राष्ट्रपति है। यानी दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है स्टेटस जनरल का अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन है दार्शनिक की भूमिका, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक तंगी और चौथा ऑप्शन है सम्राट की निरंकुशता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या है, दूसरा है, यानी दोस्तों दार्शनिकों की भूमिका है। यानी दोस्तों जो फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण था वो क्या था दोस्तों, दार्शनिकों की भूमिका था। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा तीसरा प्रश्न है वर्साई की संधि की गई थी। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है रूस के साथ, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका के साथ, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी के साथ, चौथा ऑप्शन है इटली के साथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या है, जर्मनी के साथ। यानी दोस्तों वर्साई की संधि की गई थी किसके साथ, जर्मनी के साथ। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चौथा प्रश्न है दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। पहला है सैयद अहमद बरेलवी, दूसरा है सर सैयद अहमद खां, तीसरा है मिर्जा गुलाम अहमद, चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना। तो ठीक है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या है, सर सैयद अहमद खां। यानी मेरे दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक क्या थे, कौन थे दोस्तों, सर सैयद अहमद खां। ठीक, तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका का नाम है। तो दोस्तों पहला है संसद, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है विधान मंडल, चौथा है राज्यसभा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या है, संसद। यानी मेरे दोस्तों भारत की संघीय व्यवस्थापिका का क्या नाम है, संसद है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, तो बहुत पूछा जाता है ये भी, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो दोस्तों इसका जो प्रश्न 7 है, देखिए यहाँ पर प्रश्न 7 लिखा हुआ है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। यानी कह रहा है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों पहले नेताओं का नाम है जॉन काल्विन और दूसरे नेताओं का नाम क्या है, मार्टिन लूथर है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, फ्रांस की क्रांति में भूमिका निभाने वाले 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों पहला दार्शनिक है रूसो और दूसरा दार्शनिक है वॉल्टेयर। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है भारत की आंतरिक सुरक्षा में संबंधित किन्हीं 2 समस्याओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों पहला है समस्या क्षेत्रवाद और दूसरा समस्या क्या है, आतंकवाद। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्रमांक की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक की ओर। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक, प्रश्न क्रमांक 10 है। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न है देखिए, लोक अदालत की मुख्य विशेषताएं बताइए, अथवा में आपको दे दिया गया है परिवार न्यायालय के पक्ष में अपने तर्क लिखिए। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों परिवार न्यायालय के पक्ष में मतलब दोस्तों परिवार की जो बातें होती हैं, लड़ाई झगड़े, इसके बारे में कुछ लिखना होता है डिटेल में। और इसमें क्या होता है, लोक अदालत की जो मुख्य विशेषताएं होती है उसमें क्या करना होता है, क्या सुविधाएं होती हैं, क्या लोगों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाता है, इसमें सारा कुछ लिखना पड़ता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगले और की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 है भारत की विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। यह आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि राज्यपाल के अधिकारों पर प्रकाश डालिए, 2 उदाहरण दीजिए। यानी दोस्तों राज्यपाल के अधिकार का प्रकाश डालना भी है और 2 उदाहरण लिखना है। तो इसको आप लोग देखकर कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपनी कॉपी से, यानी अपने क्वेश्चन बैंक से जो भी लिए हो आप लोग उससे देखकर चिन्ह लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न देखिए है लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 12वां प्रश्न है, देखिए लिखा हुआ है धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख परिणामों की विवेचना कीजिए। या आपसे पूछ सकता है वुडरो विल्सन के 14 सिद्धांत क्या थे, वर्णन कीजिए। ठीक, तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का नाम लिखिए और उसके प्रमुख कार्यों की भी विवेचना कीजिए। ठीक, ये आपसे पूछ सकता है कि राज्यसभा के संगठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों ये तो काफी ज्यादा लंबा हो सकता है, मगर ये आप आसान तरीके से अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो आप लिख सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र से संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 कामा 1/2 अंक निर्धारित हैं। यानी दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों का अगर आप उत्तर दोगे और इससे मानचित्र में दिया जाता है, आपके सामाजिक विज्ञान का जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन मानचित्र दिया जाएगा, तो उसमें दर्शाना पड़ता है। अगर आप पहले को दर्शाएंगे, दूसरे को दर्शाएंगे, तीसरे को दर्शाएंगे या चौथे को दर्शाएंगे तो एक प्रश्न का आधा नंबर मिला जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 14 प्रश्न का पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां राजा जयचंद राज्य करते थे। ठीक है, तो ये आप लोग देखकर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्थान जहां सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक, तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, वह स्थान जहां प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। तो दोस्तों प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है, जहां तक है कोणार्क में है। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केवल दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में देख। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर निर्देशांक लिखा हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। यानी दोस्तों इसका जो आंसर है, यानी सॉरी दोस्तों जो ये प्रश्न है, इसका प्रश्न क्या करना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ना कि इसमें आपको मानचित्र में दर्शाना है और लिखना है। ठीक, तो देखिए 14 नंबर का पहला प्रश्न है, राजा जयचंद कहाँ राज्य करते थे। तो अगर आप इसको अगर आप लिख लोगे इसका सही आंसर तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक, तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों 14 का 2, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। और तीसरा प्रश्न है मेरे दोस्तों 14 का तीसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था। चौथा प्रश्न है दोस्तों 14 का, सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध प्रस्ताव कहां पारित हुआ था। ठीक, तो दोस्तों अगला प्रश्न है 5वां 14 का, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां स्थित है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं, खंड खा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बहुल्य प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है कि कंचनजंगा की ऊंचाई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 8,598 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 7,598 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 6,598 मीटर और घ ऑप्शन है 5,598 मीटर। तो दोस्तों ये आप लोग अपनी कॉपी में से देखकर आपका इसका आंसर सही से बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16 प्रश्न नंबर है। यहाँ पर कह रहा है कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है लाल मिट्टी है, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी और चौथा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों ये आप लोग देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 17 लिखा हुआ है, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो ये भी आप अपने बुक में से देखकर इसका आंसर लगा लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न क्रमांक अगले की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 18 है, विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक देश है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान और तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है भारत। ठीक, तो ये आप लोग देखकर चिन्ह लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अगले प्रश्न क्रमांक की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है कि भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। पहला है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 13। ठीक, तो दोस्तों इसको भी आप लोग देखकर आंसर लगा लीजिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगले की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 की ओर यहाँ पर लिखा हुआ है नेकपा नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है। पहला है दोस्तों कागज उद्योग, दूसरा है ऑप्शन चीनी उद्योग, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग और चौथा ऑप्शन है
लोहा तथा इस्पात उद्योग। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे भी देखकर आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा अगला है। 21 प्रश्न है हमारे, 21वां नंबर प्रश्न है। लिखा हुआ है आयात एवं निर्यात का अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों बहुत पूछा जाता है, आप लोग इसे तो विशेष कर याद करके जाइएगा पेपर में। ठीक, अगले प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22। लिखा हुआ है भारतीय वनों के दो महत्व पर प्रकाश डालिए। बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों, बहुत सही है। भारतीय वनों पर दो, इससे फल प्राप्त होते हैं, लोगों को लकड़ी भी मिलती है, उससे उनका जीवन यापन चलता है। आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, प्रश्न क्रमांक 23 है कि इन्हीं दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो दोस्तों आप इसे भी याद कर लीजिएगा, आसान से है, बहुत आसान है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24 है कि इन्हीं तीन कृषि निविष्टियों का महत्व बताइए या लिखिए, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना। तो इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो आसान तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है अथवा में दिया गया है कृषि उत्पादकता बढ़ाने के 3 उपाय सुझाइए। 3 उपाय सुझाइए या 3 उपाय बताइए, कुछ भी आप बस समझ सकते हो। तो इसको भी आप देखकर एक बार पढ़ लीजिएगा, आसान तरीके से आप लिख भी सकते हो, बहुत सरल है। प्रश्न क्रमांक 25 है हरित क्रांति की 3 विशेषताएं बताइए या लिखिए। ठीक है ना दोस्तों। अथवा में दिया गया अगला प्रश्न ऑपरेशन फ्लड का क्या तात्पर्य है, इसके 2 लाभ बताइए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगले और कोई और बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्रमांक है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 26 प्रश्न क्रमांक है। लिखा हुआ है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करो का अंतर बताइए। यानी दोस्तों प्रत्यक्ष कर क्या है और अप्रत्यक्ष कर क्या है, इसको लिख देना है। फिर इनके दोनों में क्या क्या अंतर होता है आपको इसको लिख देना है। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर के 3 स्रोत बताइए। ठीक है, तो ये आप लोग देखकर याद कर लीजिएगा। अथवा में दिया गया है दोस्तों कि राज्य सरकार के आय के 6 स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो राज्य सरकार के जो आय है उनके 6 स्रोत आपको लिखना है। ठीक, ये भी अगर आप लोग समाज विज्ञान का जितना भी क्वेश्चन खंडखा होता है दोस्तों, अगर आप एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, 3 बार पढ़ लोगे, तो आसान तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक, तो चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 27 की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न 27 लिखा हुआ है भारत में जनसंख्या वृद्धि के 6 कारणों की विवेचना कीजिए। बहुत पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, हर बार ये पूछा भी जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अवश्य कि इसको याद करके जाइएगा। ठीक, अथवा में पूछा गया है दोस्तों भारत में बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण के कोई 6 उपाय सुझाइए। तो ये भी दोस्तों एक ही जैसा है, तो ये आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगली और बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मानचित्र कार्य, यानी दोस्तों आपको मानचित्र में इसको दर्शाना है। ठीक, लिखा हुआ है निर्देशांक पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। यानी दोस्तों आपको क्या एक भारत का मानचित्र दे दिया जाएगा, आप उसमें से देखकर ये प्रश्न पढ़कर उसमें से आपको दर्शाना होगा कि कहाँ नदी है, कहाँ मैदान है, कहाँ क्षेत्र है, चाय का उत्पादक है। ठीक, इसी प्रकार से। तो देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 28 का पहला प्रश्न है कावेरी नदी का चिन्ह इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक, अपने क्वेश्चन बैंक में। ठीक, क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर में या कुछ भी बोल सकते हो। लिखा हुआ है कावेरी नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों उत्तरी मैदान चिन्ह द्वारा नाम सहित। यानी दोस्तों आपको ये भी आपको क्या करना है, इसको दर्शाना है कि उत्तरी मैदान कहाँ है और इसको लिख जैसे बना है चित्र फोटो वैसे लिख बना देना है उसमें। ठीक, और तीसरा प्रश्न है दोस्तों चाय उत्पादक एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा। तो दोस्तों चाय उत्पादक कहाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है, आपको ये चिन्ह भी दिखा देना है और उस देश का भी नाम लिख देना है। ठीक, उस क्षेत्र का। और प्रश्न क्रमांक 14 है कि जयपुर फिर इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक, जयपुर को द्वारा नाम सहित। तो यानी दोस्तों इसको भी आपको दर्शा देना है। और अगला है एक आणविक केंद्र त्रिभुज का ये जैसा निशान बना है आणविक केंद्र है, ये मान लीजिए चिन्ह द्वारा नाम की सहित, माने इसको भी आपको दर्शाना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक भी प्रश्न लिखा हुआ है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में दिया गया है। यानी दोस्तों आपको लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। यानी दोस्तों जो ये प्रश्न दिया गया है आपको इसका उत्तर आपके अपने कॉपी में लिखना है और इसका मानचित्र में प्रयोग इसका नहीं करना है, यानी मानचित्र में इसका जो आंसर है नहीं लिखना है। ठीक, कॉपी में लिखना है। तो चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक 28 है पहला कावेरी नदी किस समुद्र में गिरती है। तो दोस्तों ये आप लोग अपने कॉपी में से या अपने बुक कुछ भी जो नोट्स बनाए होंगे या आपको जो क्वेश्चन माइंड होगा या क्वेश्चन कुछ भी होगा तो आप लोग इसमें से देख कर लीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है चाय उत्पादक एक राज्य का नाम बताइए। तो दोस्तों चाय उत्पादक राज्य का क्या नाम है दोस्तों, अब आराम सॉरी दोस्तों ये असम है। ठीक, यानी चाय उत्पादक एक राज्य का नाम क्या है, असम है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम लिखिए। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों
सतपुड़ा किन दो नदियों के मध्य स्थित है? बहुत बार पूछा जाता है भैया, ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किसी एक आणविक केंद्र का नाम लिखिए। तो दोस्तों क्या है, नाम है तारापुर। ठीक, यानी दोस्तों भारत का जो एक आणविक केंद्र है वो क्या नाम है, तारापुर है। तो ठीक, ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ यही था हमारा ये इतना प्रश्न। तो दोस्तों अगर आशा करता हूँ कि आप इतने प्रश्न अगर आप पढ़कर याद कर चले जाएंगे पेपर में, तो हो सकता है, मैं आपको गारंटी करता हूं कि जैसे 100% में तो 50% आपको संभावना ज़्यादातर पेपर से होती है कि इसे प्रश्न इसी आधार पर पूछे जाएंगे। और हो सकता है ऐसी बात नहीं है कि इसी में से प्रश्न भी आ सकते हैं। तो पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक है ना। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहेगा, जिससे दोस्तों आपको लिए और मैं आपका जो पेपर रखा हूँ उसी का मैं वीडियो बना सकूँ। ठीक, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।